क्या अब जानते हैं कि 1947 में एक ऐसी रात आई जब लाखों लोग सोए तो अपने वतन में थे, और जब सुबह उठे तो वो दुश्मन के वतन में खड़े थे। एक रात, सिर्फ एक रात, और 40 करोड़ लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सवाल यह है, इस रात से पहले क्या था? वो लोग जो एक दिन भाई थे, अगले दिन दुश्मन कैसे बने? वो महल्ले जहां साथ खेलते थे, खून की नदियां कैसे बनी? वो घर जहां नस्लों ने जिंदगी गुजारी, एक दिन में कब्रिस्तान कैसे बने? आज मैं आपको ले चलता हूं इस दौर में जब बुरे सगीर एक था, जब लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता सब एक ही वतन के शहर थे, जब तकसीम सिर्फ एक लफ्ज था। यह है पहला बाब। तकसीम से पहले 1940 का बुरे सगीर। तसव्वुर कीजिए, सुबह की नमाज की अजान गूंजती है, साथ ही मंदिर से घंटियों की आवाज आती है, गुरुद्वारे से कीर्तन की आवाज बुलंद होती है, और बाजारों में बच्चे खेल रहे हैं। हुसैन और रामलाल साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं। फातिमा और शांति साथ स्कूल जा रही है। गिरमैयत सिंह की हलवाई की दुकान पर मुसलमान, हिंदू, सिख सब लाइन में खड़े हैं। ये था वो बुरे सगीर। क्या ये जन्नत थी? नहीं। क्या ये मुकम्मल अमन था? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये घर तो था उन करोड़ों लोगों का जो नहीं जानते थे कि 7 साल बाद उनका ये घर छन जाएगा। हकीकत यह है कि बरसगीर में फसादात नई बात नहीं थी। 1927 नागपुर में खौफनाक फसाद हुआ। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सैकड़ों लोग मारे गए। 1931 कानपुर में फसाद, मस्जिदों पर हमले, मंदिरों में आग। 1938 हैदराबाद, दक्कन में तशद्दुद। ये फसादात बरतानवी राज में आम थे, लेकिन फर्क ये था, लोग लड़ते थे फिर वापस अपनी जिंदगी में चले जाते थे, क्योंकि ये उनका वतन था। उनके दादा परदादा यहीं रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उन्हें यह सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1930 की दहाई में एक नया दौर शुरू हुआ। सियासत बदलने लगी। मजहब अब सिर्फ इबादत का मामला नहीं रहा, ये शनाख्त बन गया, ये सियासत बन गया, ये ताकत का हथियार बन गया। 1933 लंदन में एक नौजवान तालिब इल्म रहमत अली ने एक तसव्वुर पेश किया। इसने एक लफ्ज ईजाद किया, पाकिस्तान। पंजाब का पे, अफगानिया का अलिफ, कश्मीर का काफ, सिंध का सीन, बलूचिस्तान का तान। ये सिर्फ एक लफ्ज था, लेकिन इस लफ्ज ने एक तहरीक को जन्म दिया, एक ख्वाब को शक्ल दी, और 14 साल बाद एक वतन बनाया। 1937 इंतखाबात हुए। कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ज्यादातर सूबों में उनकी हुकूमतें बने। मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी, हत्ता के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी। मोहम्मद अली जिन्ना को सदमा हुआ। उन्होंने सोचा, शायद हमने कुछ गलत किया। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस की हुकूमतों ने कुछ फैसले किए। वंदे मातरम गाना लाजमी कर दिया। यह हिंदू कौमी तराना था। मुसलमानों ने कहा, यह हमारी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। उर्दू की जगह हिंदी को फरोग दिया गया। मुसलमानों ने महसूस किया, हमारी ज़बान को ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमानों ने कहा, यह हमारी मजहबी आज़ादी पर हमला है। ये छोटी छोटी बातें थीं,
लेकिन इन छोटी बातों ने बड़ा जख्म दिया और जिना को एक नया रास्ता दिखाया। 1940 21 से 24 मार्च लाहौर मंटो पार्क में एक तारीखी इजलास हुआ। अल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा। हजारों लोग जमा थे। 24 मार्च को एक करारदाद पेश हुई। इसमें कहा गया, जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वहां आजाद रियासतें बननी चाहिए। ये अल्फाज वाज़े नहीं थे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं था, लेकिन यह करारदाद, तारीख बदल गई। यह करारदाद पाकिस्तान थी, लेकिन सवाल यह है, क्या आम लोगों को इससे फर्क पड़ा? नहीं। लाहौर के रंगीन बाजारों में दुकानें खुलती रहीं, दिल्ली के मोहल्लों में बच्चे खेलते रहे, कलकत्ता के कारखानों में मजदूर काम करते रहे। आम आदमी को सियासत से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपनी जिंदगी जी रहा था। 1939 यूरोप में दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। हिटलर पोलैंड पर चढ़ाई कर चुका था, बरतानिया जंग में था और हिंदुस्तान बरतानवी नवाबादी की हैसियत से खुद ब खुद जंग में शामिल हो गया। वाइसराय लॉर्ड लिंतेगो ने बगैर किसी से पूछे ऐलान कर दिया, हिंदुस्तान जंग में है। कांग्रेस नाराज हो गई। उन्होंने कहा, हमसे पूछा तक नहीं। उनके तमाम वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग खुश हो गई, जिन्हों ने इसे औम नजात करार दिया। कांग्रेस की हुकूमतों से नजात का दिन। यहां से दो कौमी नजरिया मजबूत होना शुरू हुआ। कांग्रेस और लीग अब दो मुख्तलिफ रास्तों पर थे। 1942 8 अगस्त बम्बे में कांग्रेस का इजलास हुआ। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा हिंदुस्तान जल उठा। मुजाहरे हुए, हड़तालें हुईं, ट्रेनें रोकी गईं, दफातर बंद हुए। अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई की। गांधी, नेहरू, पटेल सब लीडर गिरफ्तार हुए। हजारों कारकुनान जेलों में डाले गए। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन तहरीक नहीं रुकी। यह सबसे बड़ी तहरीक थी। लेकिन एक अहम बात, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनका मकसद अब अलग था। उनका ख्वाब अब अलग था, पाकिस्तान। जबकि अंग्रेज और कांग्रेस लड़ रहे थे, मुस्लिम लीग अपनी बुनियादें मजबूत कर रही थी, अपनी तंजीम मजबूत कर रही थी, अवाम में अपना पैगाम फैला रही थी। 1944 दूसरी जंग अजीम खत्म होने के करीब थी। बरतानिया थक चुका था, कमजोर हो चुका था। अब वो अपनी सल्तनत को संभाल नहीं सकता था। हिंदुस्तान में आजादी की उम्मीद बढ़ने लगी, लेकिन सवाल था, कैसी आजादी? एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान, आ तकसीम शदा। 1945 जंग खत्म हो गई। बरतानिया में नई हुकूमत आई, लेबर पार्टी। वो नौआबादियों से आजादी के हक में थे। हिंदुस्तान के लिए ये मौका था। इसी साल इंतखाबात हुए और इस बार नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 1937 में वो सिर्फ 62% मुस्लिम वोट ले सकी थी। 1945 में इन्होंने 75% मुस्लिम वोट हासिल किए। ये वाज़े पैगाम था, मुसलमान अब पाकिस्तान चाहते थे, कम अज कम ज्यादातर मुसलमान। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? क्या वाकई आम लोग अलग वतन चाहते थे?
یہ پیچیدہ سوال ہے۔ سچ یہ ہے کہ شہروں میں تو سیاست کا اثر تھا، لیکن دیہات میں لوگ اب بھی ساتھ رہ رہے تھے۔ مسلمان کسان ہندو ساہوکار سے قرض لیتا تھا، ہندو دکاندار مسلمان گاہک کو الفا دیار دیتا تھا، سکھ زمیندار مسلمان مزدور کو کام دیتا تھا۔ رشتے تھے، تعلقات تھے، یہ سب ایک رات میں کیسے ٹوٹ گئے؟ 1946 یہ وہ سال ہے جب سب کچھ تیزی سے بدلا۔ فروری میں برطانیہ نے اعلان کیا، ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے، لیکن کب اور کیسے؟ مارچ میں کیبنٹ مشن ہندوستان آیا۔ 3 برطانوی وزراء، ان کا مقصد حل تلاش کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے ایک متحدہ ہندوستان، لیکن کمزور مرکز کے ساتھ، صوبوں کو زیادہ اختیارات۔ جناح اور کانگریس دونوں نے پہلے قبول کیا، پھر دونوں نے انکار کر دیا۔ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ 26 جولائی 1946 بمبے میں جناح نے اعلان کیا، ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ 16 اگست کو براہ راست جدوجہد کا دن۔ مقصد پاکستان کے مطالبے کو مضبوط کرنا۔ لیکن یہ جدوجہد کیسی ہوگی؟ جناح نے کہا، پرام مظاہرے، لیکن زمین پر کچھ اور ہوا۔ 16 اگست 1946 کلکتہ، صبح سے ہی ماحول گرم تھا۔ بنگال کی حکومت مسلم لیگ کی تھی۔ وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی نے اس دن کو سرکاری چھٹی قرار دیا۔ جلسے ہوئے، نعرے لگے، لیکن دوپہر کے بعد کچھ بدل گیا۔ مسلمان ہجوم نے ہندوؤں پر حملے شروع کر دیے۔ ہندوؤں نے جوابی حملے کیے، قتل شروع ہوا، لوٹ مار شروع ہوئی، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، گھروں میں آگ لگائی گئی، شہر کی سڑکوں پر خون بہنے لگا۔ پولیس بے بس تھی، شاید نہیں روکنا چاہتی تھی۔ یہ فساد 4 دن تک جاری رہا۔ 4 خوفناک دن۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 4000 لوگ مارے گئے، لیکن غیر سرکاری ذرائع کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ۔ 1 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ کلکتہ جلتا شہر بن گیا۔ لاشیں سڑکوں پر پڑی تھیں، خون نالیوں میں بہہ رہا تھا۔ یہ تھا گریٹ کلکتہ کنلنگ، اور یہ صرف شروعات تھی۔ کلکتہ کے فسادات کی آگ پھیلنے لگی۔ اکتوبر میں نوئی کھالی میں، مشرقی بنگال کا یہ علاقہ مسلم اکثریت کا تھا۔ یہاں ہندوؤں کا قتل عام ہوا، گاؤں کے گاؤں جلائے گئے، ہندو عورتوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، مندر توڑے گئے، 5000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 50,000 لوگ بے گھر ہوئے۔ نومبر میں بہار میں، یہاں ہندو اکثریت تھی، یہاں بدلہ لیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 7,000 سے زیادہ مسلمان مارے گئے، مسجدوں میں آگ لگائی گئی، پورے گاؤں صفحان ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ تھا 1946 کا آخر۔ بصغیر خون میں نہا رہا تھا، نفرت ہر جگہ پھیل رہی تھی، مسلمان ڈر رہے تھے، ہندو خوفزدہ تھے، سکھ سب سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی زمینیں دونوں طرف ہیں، اور اب
तकसीम नागुज़ीर लग रही थी। 1947 20 फरवरी बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट इटली ने ऐलान किया, हम जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन सवाल था, कैसे? 22 मार्च लॉर्ड माउंटबेटन नया वाइसराय बनकर आया। जवान, पुरकशिश शख्सियत, शाही खानदान से ताल्लुक। इसे एक मुश्किल काम दिया गया था, हिंदुस्तान को आज़ादी देना। लेकिन अमन से माउंटबेटन ने तमाम बड़े लीडरों से मुलाकातें की। नेहरू, गांधी, जिन्ना, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सबकी अपनी शर्तें थीं। जिन्ना कहते थे, पाकिस्तान जरूरी है वरना खाना जंगी होगी। गांधी कहते थे, हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया जा सकता, ये मेरी लाश पर होगा। नेहरू तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन हकीकत पसंद थे। सरदार पटेल समझ चुके थे कि तकसीम नागुज़ीर है। अप्रैल और मई में पंजाब में हालात मजीद खराब हुए। लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान, हर शहर में फसादात, रोजाना कत्ल, रोजाना आगजनी, शहरों में मौत का साया। माउंटबेटन समझ गया, वक्त नहीं है। अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। इसने फैसला किया, जून 1948 तक नहीं, अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान आजाद होगा। और हां, तकसीम होगी। 2 जून 1947 माउंटबेटन ने लीडरों को बुलाया, अपना मंसूबा पेश किया। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सूबों को हक होगा। वो कहां जाना चाहते हैं? पंजाब और बंगाल तकसीम होंगे। सिंध, बलूचिस्तान सरहद पाकिस्तान में जाएंगे। 3 जून को यह मंसूबा अवाम के सामने पेश हुआ। माउंटबेटन प्लान कांग्रेस ने भारी दिल से कबूल किया। मुस्लिम लीग ने खुशी से कबूल किया। गांधी खामोश थे, उनका ख्वाब टूट चुका था। लेकिन अब असल मसला था, लकीर कहां खींची जाए? कौन सा गांव पाकिस्तान में, कौन सा शहर हिंदुस्तान में? यह फैसला कौन करेगा? साइरियल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज बैरिस्टर जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, जो नहीं जानता था पंजाब कहां है, जो नहीं जानता था बंगाल क्या है। इसे 5 हफ्ते दिए गए। 5 हफ्ते में एक लकीर खींचनी थी। एक लकीर जो 40 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करे। क्या यह इंसाफ था? नहीं, लेकिन वक्त नहीं था। जून और जुलाई रेडक्लिफ नक्शों पर काम कर रहा था। कभी नहीं देखा था इसने वो जमीन जिसे तकसीम कर रहा था। कभी नहीं मिला था उन लोगों से जिनकी किस्मत लिख रहा था। इसके पास पुराने नक्शे थे, आबादी के अदाद और शुमार थे, और सियासी दबाव था, हर तरफ से दबाव। मुस्लिम लीग चाहती थी ज्यादा से ज्यादा इलाका, कांग्रेस चाहती थी कम से कम नुकसान, सिख चाहते थे उनके मुकद्दस मकामात हिंदुस्तान में रहें। इसी दौरान जमीन पर माहौल बिगड़ता जा रहा था। जुलाई में लाहौर में शदीद फसादात हुए, अमृतसर में कत्लो गारत, रावलपिंडी में आगजनी। लोग समझ गए थे तकसीम होने वाली है। और अब हर कोई ये सोच रहा था, मैं कहां जाऊं? मुसलमान सोच रहे थे, क्या मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए?
हिंदू सोच रहे थे, क्या मैं यहां महफूज रहूंगा? सिख समझ चुके थे, हमें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने वाला था। कराची में तैयारियां उरूज पर थीं। सब्ज परचम तैयार थे। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे अज़म बनने वाले थे। रात को असेंबली का इजलास हुआ। जिन्ना ने तकरीर की, आप आज़ाद हैं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजा घर जाएं, रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं। ये अल्फाज तारीख में महफूज हो गए। आधी रात को पाकिस्तान वजूद में आया। सब्ज हलाली परचम लहराया, खुशी के नारे लगे, जश्न मनाया गया। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में हिंदुस्तान आजाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा लहराया। जवाहरलाल नेहरू ने मशहूर तकरीर की। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान जिंदगी और आजादी के लिए जागा। जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गईं, लेकिन ये जश्न नामुकम्मल था, क्योंकि पंजाब में खून बह रहा था, बंगाल में लाशें बिछ रही थीं। 17 अगस्त 1947 2 दिन बाद रेड क्लिफ लाइन का ऐलान हुआ। अब लोगों को पता चला, लाहौर पाकिस्तान में, अमृतसर हिंदुस्तान में, सियालकोट पाकिस्तान में, फिरोजपुर हिंदुस्तान में, गुरदासपुर का ज्यादातर हिस्सा हिंदुस्तान में। ये आखिरी फैसला तनाज़ात का बाइस बना। मुस्लिम लीग कहती थी गुरदासपुर पाकिस्तान का हक था। सिख कहते थे ननकाना साहिब हमारा मुक़द्दस मकाम है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लकीर खिंच चुकी थी। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा इंसानी हिजरत का सिलसिला। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर निकल पड़े। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ, हिंदू और सिख हिंदुस्तान की तरफ। कुछ काफिलों में, कुछ ट्रेनों में, कुछ पैदल। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ये थी कहानी तकसीम से पहले की एक मुत्तहिदा बए-सगीर, जहां फसादात थे लेकिन उम्मीद भी थी, जहां तनाव था लेकिन रिश्ते भी थे, जहां मजहब था लेकिन इंसानियत भी थी। फिर सियासत आई। अंग्रेजों की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी। मजहब को हथियार बनाया गया, खौफ फैलाया गया, और एक लकीर ने 2 वतन बना दिए। लेकिन असल सवाल यह है, इन दिनों में अगस्त 1947 में क्या हुआ? जब लाखों लोग सड़कों पर थे, जब ट्रेनें खून में डूबी हुई आती थीं, जब काफिलों पर हमले होते थे, जब औरतों के साथ नाकाबिले बयान ज्यादती होती थी, जब बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ जाते थे, जब घर कब्रिस्तान बन जाते थे, वो खून भरी रातें कैसी थी? वो दर्द भरी सुबह कैसी थी? वो लोग जो जिंदा बच गए, उन पर क्या गुजरी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड, खून भरी रातें। क्योंकि जो मैंने आज आपको बताया वो तो सिर्फ पस मंजर था। असल कहानी अब शुरू होती है। वो कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी, वो कहानी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली किस्त में मिलते हैं।
तब तक सोचें, क्या हमने इस तकसीम से कुछ सीखा? आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं।